एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं एल चैपो इस वेब सीरीज़ की जो 2017 में रिलीज़ हुई थी। अगर आप सभी ने नार्कोस मेक्सिको ये वेब सीरीज़ को एंजॉय किया होगा तो आप सभी के दिमाग में ये चीज़ तो ज़रूर आई होगी कि आखिर मिगेल के अरेस्ट के बाद मेक्सिको में क्या क्या सिचुएशंस आई होगी। तो इसी के रिलेटेड ये सीरीज़ बनाई गई है एंड ये नार्कोस मेक्सिको के सीज़न 3 का एक छोटा बहुत अपडेट भी देता है, जिसमें हम सभी लोग ये देख पाते हैं कि आखिर मेक्सिको में मिगेल के अरेस्ट के बाद क्या क्या सीक्वेंसेस एंड क्या क्या इवेंट्स हुए थे। सो आज मैं आपको एल चैपो के सीजन 1 की कंप्लीट स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस वेब सीरीज में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इसकी कंप्लीट स्टोरी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एल चैपो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत 2016 के टाइम पे होती है, जब वॉकिन गुज़मैन यानी एल चैपो को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था एंड उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब यहाँ पर इस कंप्लीट स्टोरी को समझने के लिए हमें साल 1985 में जाना पड़ेगा, जब एनरिकी कैमेरेना यानी किकी कैमेरेना की डेथ के बाद राफेल कारो क्विंटेरो और एर्नेस्टो फोंसेका इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था और इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन मिगेल को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उसने पॉलिटिशियंस के साथ वगैरह डील कर ली थी, इसी वजह से वो कुछ बच गया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे मिगेल की प्लाजास की जो पकड़ थी वो छूटने के हिसाब से थी, क्योंकि सारे प्लाजा सब एक दूसरे के राइवलरीज बन चुके थे एंड धीरे धीरे इनके अंदर दुश्मनी पैदा हो रही थी। अब यहाँ पर उन दिनों वॉकिन गुज़मैन ये सिनालुआ कार्टेल चलाता था विथ हेक्टर पाल्मा, और ये दोनों सिनालुआ कार्टेल को काफ़ी अच्छी तरीके से चला रहे थे। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एल काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि वो कोलंबिया में जाकर पाब्लो से डील करेगा, क्योंकि एमेंडो और पाब्लो का डीलिंग वगैरह चल रहा है। लेकिन एमेंडो पाब्लो के ड्रग सप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगाता है, यानी कम से कम वो 5 से 6 दिन लगाता है। इसी वजह से उसके दिमाग में ये आइडिया था कि अगर वो इस कंप्लीट कोलंबिया के साथ रिलेशनशिप बनाए या फिर वो पाब्लो की ड्रग्स वगैरह काफ़ी कम टाइम में सप्लाई कर दे तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से वो इस बारे में मिगेल से परमिशन मांगता है, बट मिगेल उसे इस बात से डिनाई करता है। इसी वजह से वो अपने कॉन्टैक्ट्स का यानी हेक्टर पाल्मा का यूज़ करके पाब्लो तक पहुंच जाता है और वो पाब्लो से इस बारे में डील करता है कि वो उसके ड्रग्स को 2 दिन में पहुंचा देगा थ्रू अमेरिका, जहां पर पाब्लो उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, इसी वजह से तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अब यहाँ पर मिगेल को ये बात पता चल चुकी थी, इसी वजह से वो एल से इस बारे में बात करता है, बट एमेंडो मिगेल से ये कहता है कि उसे करने दो, क्योंकि 2 दिन में ये काम करना बहुत ही इम्पॉसिबल है और अगर उससे काम नहीं हुआ तो वो वैसे इवेंचुअली मरने ही वाला है। इसी वजह से उसे ये काम करने दो। अब यहाँ पर एल जो था वो इस कंप्लीट काम को करना शुरू करता है, जिसमें वो हेलीकॉप्टर्स प्लेन्स वगैरह खरीदता है और इस काम को करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो मैक्सिकन बॉर्डर को क्रॉस करने वाला था तब तक पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, जिसमें वो डीए भी शामिल थी। और तब एल जो था वो डीए को थोड़ा घूस वगैरह देकर उनसे थोड़ी मदद मांग कर वो मैक्सिकन बॉर्डर से निकल कर अमेरिकन बॉर्डर तक पहुँच के वो 2 दिन के अंदर अंदर पाब्लो की ड्रग्स को पूरी तरीके से पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर एल के फादर काफ़ी टाइम से बीमार थे और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, इसी वजह से एल अमेरिका का काम कंप्लीट कर जब अपने घर में लौटता है तब उसका भाई उसे ये कहता है कि तुम्हारे फादर ने ये कहा था कि एल मरते दम तक एक नौकर ही बना बैठेगा। जिसके बाद वो कोलंबिया से रिश्ते बनाता है और तभी पाब्लो उसे ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने का काम देता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे एल काफ़ी ताकतवर बन चुका था, लेकिन उसे और भी ताकत इकट्ठा करनी थी। इसी वजह से वो एर्नेलो फिलिक्स जो टिग्वाना उन दिनों चलाया करते थे उनसे हेल्प मांगता है ताकि वो उनके साथ बिजनेस डील वगैरह कर सके, बट वो मिगेल के काफ़ी फॉलोअर्स थे, इसी वजह से वो उसकी डील को डिनाई कर देते हैं। अब यहाँ पर 1989 में मिगेल का जो पॉलिटिकल सपोर्ट था वो पूरी तरीके से उड़ चुका था, इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहीं पर ही हम अपने स्टोरी के सेकेंड मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम है कोनराडे। अब यहाँ पर कोनराडे जो था वो
प्रेसिडेंट के एडवाइज़र का एक मैनेजर था और वो हमेशा प्रेसिडेंट के एडवाइज़र के साथ ही रहता था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था कि वो मेक्सिको का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। इसी वजह से वो काफ़ी टाइम से इसके लिए ट्राई कर रहा था और वो कांग्रेस में भी घुसने का ट्राई कर रहा था ताकि वो कांग्रेस में घुसकर प्रेसिडेंट के रास्ते में बैठ सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोनराडे जो था वो एक काफ़ी पर्टिकुलर और उसके साथ प्रोफेशनल टाइप का इंसान था। इसी वजह से वो अपने प्रेसिडेंट एडवाइज़र की बात मान लेता है, जो भी वो कहेंगे उस हर एक ऑर्डर को वो मान लेता है। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र थे वो मिगेल को एक मैप देते हैं जिसमें जितने भी प्लाजास वो कंट्रोल करता है उन सभी को अभी अलग करने का टाइम आ चुका है। अगर आप सभी ने नार्कोस मैक्सिको का सीजन 2 वॉच किया होगा तो उसमें ये बताया गया था कि मिगेल के जितने भी प्लाजास थे वो सब अपने आप छोड़ के उसे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट उसे ये कहती है कि सारे प्लाजास को अभी एक साथ अलग अलग कर दो, जिसके बाद वो हर एक प्लाजा को अलग अलग कर देता है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे प्लाजास मिलते हैं। और तभी वॉकिन और उसी के साथ साथ उसका दोस्त हेक्टर, इन दोनों को सिनालुआ संभालने को मिलता है, एर्नेलो फिलिक्स को तिगुआना संभालने को मिलता है और उसी के साथ जितने भी प्लाजास अभी तक वो कंट्रोल कर रहा था उन सभी का हकदार उन्हें मिल जाता है और तभी ये सभी अपने अपने रूल अपने अपने एरिया में कर सकते थे। इसी वजह से वॉकिन अपने एरिया में रूल करना चाहता था और तभी वो ये डिसाइड करता है कि वो पास के जितने भी ड्रग डीलर्स है उन सभी को अपने साथ कर लेगा, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तिगुआना की, क्योंकि तिगुआना के थ्रू ही बॉर्डर वगैरह पास होता था। इसी वजह से उसे तिगुआना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और तभी वो तिगुआना से अपने रिश्ते काफ़ी अच्छे बनाना चाहता था। उन दिनों एर्नेलो फिलिक्स के भाई का बर्थडे होने की वजह से वो सभी पार्टी वगैरह में इन्वाइट करते हैं जिसमें वॉकिन को भी इन्वाइट किया जाता है, बट वॉकिन किसी काम से आ नहीं पाता। इसी वजह से वो अपने दोस्त को भेजता है, बट उसका दोस्त वहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह करके आता है। इसी वजह से एर्नेलो जो था वो उसके दोस्त को ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद एल चापो के अंदर गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका था और तभी वो ये डिसाइड करता है कि वो अब एर्नेलो को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इसी वजह से वो उसके ऊपर हमला वगैरह करवाता है, बट एर्नेलो इन सब से बच जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग जिसके बाद ये लड़ाई की बात गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी थी और तब मैक्सिकन गवर्नमेंट ये आदेश देना चाहती थी कि वो इन दोनों को ख़त्म कर दे, लेकिन कोनराडे का ये कहना था कि अगर दोनों को ख़त्म कर दिया तो सारे प्लाजास हमारे विरुद्ध हो जाएंगे और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से किसी न किसी को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए और तभी हम एल चैपो को सज़ा दे सकते हैं, अगर क्योंकि उसकी पावर काफ़ी कम है इसी वजह से हम उसे सज़ा दे सकते हैं, या फिर हम किसी एक बहुत बड़े उनके लीडर को बुलाएंगे ताकि वो इन दोनों की मैटर को शांत करवा सके। और तभी एमेंडो को गवर्नमेंट से ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो एल और उसे ऐसा एर्नेलो इन दोनों के बीच के मैटर को सॉल्व कर सके। अब यहाँ पर एमेंडो जो था वो भी जेल में चला गया था। नार्कोस मैक्सिको के सीजन 2 में वो जेल में नहीं गया था, बट यहाँ पर वो जेल में गया था। इसी वजह से उसे जेल से रिहा करने के बाद वो सबसे पहले एल और उसे ऐसा एर्नेलो इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, जिसमें वो इन दोनों की वापस दोस्ती करवाना चाहता था, बट एर्नेलो जो थे वो एल चापो से काफ़ी नाराज थे। इसी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उसकी कमज़ोर कड़ी के ऊपर हमला करेंगे। इसी वजह से वो हेक्टर पाल्मा की वाइफ के ऊपर हमला करने का डिसाइड करते हैं और तभी वो हेक्टर पाल्मा की वाइफ को अपने एक आदमी को हेक्टर पाल्मा की वाइफ के साथ अफेयर करने को कहते हैं, जिसके बाद वो आदमी अपनी फ्लर्टिंग वगैरह का यूज़ करके हेक्टर पाल्मा की वाइफ को अपना साथी बना लेता है और वो उनके बच्चों और उसके साथ हेक्टर पाल्मा की वाइफ को भगा के ले जाता है, जिसके बाद वो उसे जहर पिला के मरवा देता है। अगर आप सभी ने नार्कोस मैक्सिको देखी होगी तब आपको ये बात तो रियलाइज हो ही गई होगी कि मिगेल ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि वो हेक्टर की पूरी फैमिली को खत्म कर दे, बट यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा क्वाइट चेंज है जिसमें एर्नेलो ये ऑर्डर्स देते हैं। अब यहाँ पर हेक्टर जो था वो अपनी फैमिली की लाश देख के काफ़ी परेशान था और तभी वो एल चैपो से ये कहता है कि उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। जिसके बाद एर्नेलो एक पार्टी में जाते हैं, एर्नेलो की पूरी फैमिली एक पार्टी में जाती है और इसी पार्टी के दौरान एल चैपो अपनी आर्मी वगैरह को बुलाकर इनके ऊपर हमला वगैरह करवाता है और इस हमले में वो उसके छोटे भाई को यानी एर्नेलो का जो सबसे छोटा मेंबर था उसे वो किडनैप कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद एर्नेलो इस बात से काफ़ी नाराज था और तब वो एमेंडो से रिक्वेस्ट करे जा रहा था कि वो एल चैपो को ख़त्म कर दे, जिसमें एमेंडो उसे ये कहता है कि तुम उसे ख़त्म कर सकते हो। अब यहाँ पर एर्नेलो के साथ इतना बड़ा कांड होने की वजह से वो काफ़ी डर चुका था और तभी वो ये डिसाइड करता है कि वो थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसी वजह से
एल चैपो अमेरिका भागने का डिसाइड करता है और जब उसकी फ्लाइट होने वाली थी अमेरिका की तरफ, तभी एर्नालो के जो लोग थे वो सभी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और इस हमले में काफ़ी इनोसेंट लोग मारे गए थे एंड एल के भी काफ़ी लोग मारे गए थे, जिसमें एल कैसे तो भी करके बच जाता है और एर्नालो जो ब्रदर्स थे वो दोनों कैसे तो भी कर एक फ्लाइट में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद एल चैपो के ऊपर अरेस्ट वारंट निकलता है क्योंकि एल चैपो ने एक पूरा कांड कर दिया था और एर्नालो के कांड का इल्ज़ाम पूरी तरीके से एल चैपो पे लग चुका था। इसी वजह से एल चैपो के अरेस्ट वारंट छप चुका था। अब यहाँ पर कोनराडे जो था वो अपनी पोजीशन पाना चाहता था, इसी वजह से वो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र के खिलाफ थोड़े बहुत सबूत इकट्ठा करता है और तभी वो ये बात प्रेसिडेंट को बताता है, जिसमें प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट का एडवाइज़र नहीं था तब प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि वो कोनराडे को अपना एडवाइज़र बनाएंगे और जो पुराना प्रेसिडेंट एडवाइज़र था उसे हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त कर देंगे। यहाँ पर वो उस रिपोर्टर की हेल्प लेता है जिसके थ्रू वो ये सारे सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और वो उससे ये बताता है कि इसे पेपर में छाप देना चाहिए ताकि प्रेसिडेंट के एडवाइज़र का पूरा असली चेहरा सबके सामने आ सके। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट इस न्यूज़ को छापने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से उस रिपोर्टर को ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि कोनराडे ने उसके साथ धोखा किया है। अब यहाँ पर एल चैपो के ऊपर अरेस्ट वारंट रिलीज हुआ था, इसी वजह से वो थोड़े समय के लिए मैक्सिको से थोड़ा बाहर निकलने का डिसाइड करता है और तभी वो मैक्सिको से बाहर निकल जाता है बाय यूजिंग सम कैप, मतलब जो अपना रूफ वगैरह थोड़ा बदल कर वो मैक्सिको से बाहर निकल जाता है और उसके बाहर निकलने की खबर मैक्सिकन गवर्नमेंट को पता चल चुकी थी। इसी वजह से वो दूसरे देश के गवर्नमेंट से हाथ मिला लेते हैं और तभी एल चैपो को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद एल चैपो को वापस मैक्सिको में डाला जाता है। और यहाँ पर कोनराडे जो था वो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र से ये कहता है कि आपको प्रेसिडेंट बुला रहे हैं। इसी वजह से वो प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बर्खास्त की खबर मिलती है और तभी वो उस रिपोर्टर को ढूंढकर उसे ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वो कोनराडे को भी मारने वाला था, बट यहाँ पर कोनराडे उसी का ही एक्सीडेंट करवा कर उसे मरवा देता है, जिसकी वजह से कोनराडे बच जाता है। और तभी कोनराडे थोड़ा इमोशनल होकर उसके लिए स्पीच वगैरह देता है ताकि वो लोगों को बता सके कि वो उसकी कितनी इज्जत करता था। अब यहाँ पर जेल में कोनराडे एल से मुलाकात करता है, जिसमें वो उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं कल को चल के मैक्सिको का प्रेसिडेंट बन सकूं और मैं तुम्हारी ही मदद मांग सकता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसा करूंगा कि मैं तुम्हें कुछ फेवर्स वगैरह दूंगा, थोड़े साल तुम यहाँ पर रुक जाओ, थोड़े साल बाद मैं तुम्हें इससे दूसरी जेल में रखूंगा जहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट वगैरह व्यवहार होता है और उसी के साथ साथ थोड़ा सॉफ्टनेस वहाँ पर है। इसी वजह से तुम थोड़ा समय यहाँ पर रुकवा लो। अब यहाँ पर जिस जेल में एल चैपो को रखा हुआ था, ये ड्रग डीलर्स के लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा बुरा टाइप का जेल था, क्योंकि इस जेल में हमेशा टॉर्चर वगैरह किया जाता था और एल चैपो पर भी काफ़ी टॉर्चर किए जाते हैं। इसकी वजह से एल चैपो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था और उसे कभी कभार तो एक अननोन जेल में भी रखा जाता है, जिसकी वजह से एल चैपो की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी और वो इसी हालत में अब पूरी ज़िंदगी बिताने वाला था और यहीं पर ही इसका पहला सीज़न ख़त्म होता है। तो यार ये थी इसके फर्स्ट सीज़न की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो, ये सीरीज़ आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर वॉच कर लेनी चाहिए अगर आप सभी नार्कोस मैक्सिको जैसी वेब सीरीज़ को देख चुके हैं और अगर आप उसके फ़ैन हो तो ये वेब सीरीज़ आप सभी को ज़रूर एक बार पसंद आएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।